मतलब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी एक। तो जो लास्ट के अगर 2-3 महीने का मैं शेड्यूल बताऊं तो उसमें सर मैं सुबह 9-9:30 बजे लाइब्रेरी जाता था और रात की 11 बजे मैं उधर से रिटर्न आता था फिर। तो ये दिन के 14 घंटे हो जाते हैं। स्टडीड 1 ईयर एज अ ऑफलाइन स्टूडेंट हियर इन गेटेड झील। काफ़ी अच्छा सफ़र था सर और काफ़ी मेहनत करी। मेहनत का जब फल मिला तो अच्छा भी लगा। मैं कोशिश करता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ने की, मैं उसमें रिवीजन करने की कोशिश करता था। तो आप वीडियो लेक्चर जो आपको मिलते हैं रिकॉर्डेड? नहीं सर, मैं अपने क्लास नोट से पढ़ता था। तो सर मैंने पूरी तरीके से झील ही फॉलो करा है, झील का ही करिकुलम फॉलो करा है। मैम के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट फिनिश किए हैं। ओके। कोशिश की है कि जितना हो सके इतना मैं टाइम पे टेस्ट दे पाऊँ और अधिकतर मैंने टाइम पे टेस्ट दिए भी हैं। ओके। क्योंकि वहाँ पे झील के टेस्ट सीरीज़ में वीकली टेस्ट अपडेट होते हैं और वहाँ पे फिर हमें एक रैंक पता चलती है, तो वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन देता था कि मतलब मुझे रैंक देखना है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन अभी किस लेवल की है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटेड झील। आज हमारे साथ है सौरभ दुबे, जिनकी ऑल इंडिया रैंक रही 273 और गेट स्कोर उन्होंने अचीव करा 820 का। आज जानेंगे इस पूरी जर्नी में हम सौरभ से कि उनकी इस रैंक को अचीव करने में किस टाइप से उन्होंने हार्डवर्क करा, क्या पाथ फॉलो करा, कहाँ से किस तरीके से पढ़ाई करी, कंसिस्टेंटली कैसे फॉलो करा, अप डाउन, क्योंकि ये उज्जैन से बिलोंग करते थे। इस पूरी जर्नी के एंड में आपको कुछ हम की पॉइंट्स बताएंगे जिसमें आप समझेंगे कि किस तरीके से सौरभ ने गेट रैंक अचीव करी है और अदर स्टूडेंट क्यों नहीं कर पाए। सो सौरभ, अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। थोड़ा सा आप बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दें कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी फिर से एक बता दें गेट रैंक क्या रही। So as you guys already know, my name is Saurabh Dubey and I got All India rank 273 in Computer Science and Engineering. So basically I studied 1 year as a offline student here in Gated झील। काफ़ी अच्छा सफ़र था सर और काफ़ी मेहनत करी। मेहनत का जब फल मिला तो अच्छा भी लगा। बिल्कुल। और यही सर। कॉलेज कौन सा था आपका सौरभ? सर कॉलेज मेरा था, गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे मध्य प्रदेश में ही, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके। और जो हमारी गेटेड झील की कोचिंग है वो इंदौर में है। तो मैं यहाँ पे इंदौर शिफ्ट हो गया था गेट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। और फिर कॉलेज कैसे आपने मैनेज करा? आपने थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कब करी, थर्ड ईयर और सर मेरी गेट प्रिपरेशन की अगर बात करें या गेट जर्नी की अगर बात करें तो सर वो स्टार्ट हुई थी जब 2024 गेट के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे थे। तो मैंने लास्ट डे पे रजिस्टर करा था। ऑब्वियसली अब मैं सीरियस तो था नहीं उस टाइम। फिर दिवाली आ गए, एंड सेम आ गया दिसंबर में। जनवरी में दोस्तों के साथ मनाली ट्रिप पे चल गए, मतलब मैं सीरियस नहीं था उसके लिए। फिर 20 जनवरी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और 10 फरवरी को गेट का पेपर था। तो सर जो थोड़ा बहुत डीएसए वगैरह आता था और कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स एक्सप्लोर करें, वहाँ से क्रैश कोर्स वगैरह पढ़ा और समहाउ मैंने कट ऑफ क्लियर कर लिया। मेरे 30 मार्क्स आए और कट ऑफ क्लियर हो गया। तो सर मेन जो वहाँ से की टेक अवे था वो ये था कि जो एग्ज़ाम दे के मेरे को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आया कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। और फिर सर सीनियर वगैरह से बात करी तो योगेश सर हैं हमारे, यहीं गेटेड झील के स्टूडेंट हैं जो अभी आईआईटी बॉम्बे में। तो उन्होंने गाइड करा, उन्होंने बताया गेटेड झील के बारे में और फिर नो ब्रेनर था, फिर झील आना ही था। झील आया और 1 साल यहाँ पे प्रिपरेशन करी और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। यस सर। तो यहाँ पर मतलब आपका जैसे उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज था, फिर आप इंदौर में शिफ्ट हुए, तो थर्ड ईयर में आप आई थिंक थे, तो आपने दोनों अप डाउन करते थे इंदौर उज्जैन? सर वैसे हमारा कॉलेज तो काफ़ी लीनियंट था अटेंडेंस के लिए, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल पाया गेट प्रिपरेशन में? बट स्टिल सर कुछ डेज तो होते थे जब कॉलेज जाना पड़ता था, एमएसटी, इंटरनल, एक्सटर्नल और एग्जाम्स में। तो सर उन डेज में फिर सुबह जाता था, मैं बस से जाता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो 1.5 to 2 आवर लगते हैं और सिमिलरली रिटर्न आने में भी। तो सर मैं सिंपली ये 3.5 से 4 घंटे ऐसे वेस्ट नहीं होने दे सकता था। तो मैं कोशिश करता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ने की, मैं उसमें रिवीजन करने की कोशिश करता था। तो आप वीडियो लेक्चर जो आपको मिलते हैं रिकॉर्डेड? नहीं सर, मैं अपने क्लास नोट से पढ़ता था। क्लास नोट कॉपी से आप पढ़ते थे? रिवीजन करता था मैं। ओके ओके। तो सर वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहा वो, क्योंकि एक ऐसे डिस्ट्रैक्टेड इन्वायरमेंट में भी अगर तुम पढ़ पा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है तुम्हें। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट से पहले सुना था, मतलब जैसा और भी टॉपर्स जो अपन ने बात ही करी टॉपर से,
तो उनका कहीं ना कहीं ये भी था कि उस एनवायरनमेंट में वो स्टेबल नहीं रह पाए, उससे कारण भी उनके मार्क्स कहीं ना कहीं थोड़े से कम ज़्यादा हुए और रैंक बहुत 3-4 हज़ार के पीछे चली गई। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो रिवीजन से आपके मैं जानना चाहूँगा कि आपकी थ्रू आउट द ईयर एक रिवीजन स्ट्रेटेजी होती, तो आपकी क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी रही? सर रिवीजन पे इतना मेरे को फोकस करना ही नहीं पड़ा मैं, क्योंकि जील की टेस्ट सीरीज पूरी अच्छे से फॉलो कर रहा था। और जील की टेस्ट सीरीज ही बाद में मेरे को ऐसे रियलाइज हुआ कि इस तरीके से डिजाइन है कि तुम्हारा रिवीजन 2 से 3 बार बहुत अच्छे से हो जाए। करेक्ट, बिल्कुल। तो सर स्टार्टिंग में तो मैं जो मैम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उन्हें ही फिनिश करता रहा, कोशिश करा कि टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। स्टिल नहीं हुआ, बट जितना हो रहा था सर वो मतलब इनफ था और वो बहुत अच्छे से हो रहा था। ओके, तो आपने जो 2 साल की टेस्ट सीरीज मिलती है वो दोनों साल की टेस्ट सीरीज देते हैं साथ जी में? सर, मैंने 2 साल की टेस्ट मुझसे कुछ सारे बच्चे पूछने आते हैं, सर अभी हम 1 साल की दे देते हैं, मतलब 1 ईयर टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर एक साथ बाद में अपन पीछे कर लेंगे, तो ये क्या है, उनका सही है? सर वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट जो मेरे लिए काम करा है वो यही है कि अगर कोई सा तुम टॉपिक टेस्ट भी दे रहे हो तो उसमें काफी सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते थे। और जो जील के टॉपर्स जील के या फिर जो गेट के भी टॉपर्स रहते हैं, सबसे मेन यही है क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हम कवर कर पा रहे हैं उतना बेनिफिशियल रहेगा। तो जाहिर सी बात है अगर तुम 2 टेस्ट सीरीज फॉलो करोगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। करेक्ट, बिल्कुल। अच्छा, जनरली हम देखते हैं कि प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में उनका मोरल डाउन होता है, वो ब्रेक कर देते हैं। कंसिस्टेंट, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। तो हाउ यू मेंटेन द कंसिस्टेंसी? सर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन था भी नहीं गेट के अलावा। नो प्लान बी? हाँ, नो प्लान बी। और गेट प्रिपरेशन स्टार्ट इसलिए की थी कि ताकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आए लाइफ में। तो सर जब दूसरे ऑप्शंस नहीं थे तो फिर एक ही प्रायोरिटी है और तुमको उसके लिए हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम खुद के साथ ट्रू बिहेव नहीं कर रहे हो। करेक्ट। तो सर जब गेट प्रायोरिटी बन गई तो फिर वो वाले लेवल में चल जाते हैं, वो वाले जोन में चल जाते हैं कि अब दिन के 10 मिनट भी वेस्ट क्यों करना है जब गेट कहीं पढ़ना है। तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था, वाई गेट, वाई नॉट प्लेसमेंट? तो प्लेसमेंट आपके कॉलेज में आते हैं, आपने अटेम्प्ट उसमें बैठे या नहीं बैठे, हुआ या नहीं? सर प्लेसमेंट में वैसे तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा। और एक हमारी मिड सेमेस्टर टेस्ट था, उसी दिन कंपनी भी आई थी और इंदौर की कंपनी थी, तो मैंने सोचा कि बैठ जाता हूँ, वैसे भी अलग से अप डाउन नहीं करना पड़ रहा है मुझे। ओके। तो सर उसका मैंने रिटर्न वगैरह क्लियर कर लिया और फिर मुझे इंटरव्यू कॉल आया था। इंदौर की कंपनी 8 LPA ऑफर कर रही थी, डिसेंट अमाउंट था, बट मैं फिर समहाउ इंटरव्यू देने नहीं गया क्योंकि उस टाइम तक दिसंबर वाला फेज था सर, और उस टाइम तक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं एक अच्छी रैंक ले आऊँगा गेट में। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। बच्चे जो होते हैं, जैसे मैं इंक्वायरी देखता हूँ तो उसमें मुझे मालूम पड़ता है कि बच्चे कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करने का प्लान बना कर आ रहे हैं, लेकिन अगर वो उसी की जगह हाई कॉन्फिडेंस, सेल्फ मेंटल स्टेबल या सोच करके आते हैं कि हाँ मुझे गेट तैयारी करनी है, अब मेरा इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, प्लेसमेंट भी मुझे ध्यान देना नहीं, तो ज़्यादा अच्छी रैंक अचीव कर पाते। सिंगल माइंडसेट के, हाँ जैसे आपका था, जहाँ से सौरभ के साथ अपन ये भी सीख सकते हैं कि एक अच्छा पैकेज, 8 LPA का पैकेज होने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि मुझे गेट की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि उनका सेल्फ बिलीव था। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे रैंक तो आपसे मैंने बताया कि हाउ यू अचीव दिस रैंक, इसके लिए अपन थोड़ा सा एंड में और डिस्कस करेंगे कि सौरभ के ही नंबर इतने या इतनी अच्छी रैंक क्यों आई, उनके साथ में और भी उनके ग्रुप में स्टूडेंट थे, उनकी ये रैंक नहीं आ पाई कहीं ना कहीं, उसको एंड में जानेंगे। अभी मुझे बताइए सौरभ कि आपका थ्रू आउट दी जर्नी एक स्टेबल सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, तो आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था? सर यहाँ पे सिर्फ मैं एक सपोर्ट सिस्टम नहीं गिनवा सकता हूँ, क्योंकि फैमिली का भी सपोर्ट रहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली के साइड से रहता है, इमोशनल सपोर्ट रहता है, फिर अगर एकेडमिक्स का देखें तो कॉलेज फ्रेंड्स का सपोर्ट रहता है, वो असाइनमेंट वगैरह शेयर कर देते हैं। फिर सर अगर पर्टिकुलरली गेट के बारे में बात करें तो जो एक तुम्हारा कोर फ्रेंड सर्कल रहता है, सब दोस्त आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और फिर सर कहीं ना कहीं जील का भी पूरा सपोर्ट था, जयश्री मैम का, आप सब फैकल्टीज का, जो बीच में कभी कभी डाउनफॉल आता था, कभी डीमोटिवेशन आती थी, तो आप मोटिवेशन देते थे। तो वही सर, मतलब ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्होंने सपोर्ट करा।
आपने उस सपोर्ट को जस्टिफाई करके उनको एक तरीके से अच्छा रिजल्ट दिया, ये आपकी तरफ से रहा। अच्छा, थोड़ा ज़ील के बारे में हम फिर इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे कि ज़ील के बारे में एनवायरनमेंट कैसा है, स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है, फिर आप हमें थोड़ा टेस्ट सीरीज़ के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, डाउट्स के बारे में एक थोड़ा समराइज कर दीजिए। ओके सर। तो सर मैंने पूरी तरीके से ज़ील ही फॉलो करा है, ज़ील का ही करिकुलम फॉलो करा है। मैम के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट फिनिश किए हैं। ओके। कोशिश की है कि जितना हो सके इतना मैं टाइम पे टेस्ट दे पाऊँ, और अधिकतर मैंने टाइम पे टेस्ट दिए भी हैं। ओके। क्योंकि वहाँ पे ज़ील की टेस्ट सीरीज़ में वीकली टेस्ट अपडेट होते हैं, और वहाँ पे फिर हमें एक रैंक पता चलती है, तो वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन देता था कि मतलब मुझे रैंक देखना है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन अभी किस लेवल की है। तो सर कंप्लीटली ज़ील को फॉलो करा है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था कि जो अधिकतर टॉपर्स रहते हैं वो काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे जो ज़ील ने बुकलेट्स प्रोवाइड की थी, बेसिक बुकलेट्स हो गई, कुछ सब्जेक्ट मतलब सारे सब्जेक्ट की एडवांस से भी की थी, बट मैं तो सिर्फ कुछ सब्जेक्ट की कर पाया था। बाकी सर टेस्ट सीरीज ने सबसे मेजर रोल प्ले किया मेरी जर्नी में। सर मैं बेसिक बुकलेट में भी जब क्वेश्चन सोल्व करता था तो ऐसे होते थे, कुछ कुछ क्वेश्चन से नहीं बनते थे। तो मैं ये कोशिश करता था कि इस बार ये नहीं बनाए ठीक है, बट अगर सेम वैरायटी का क्वेश्चन अगली बार मेरे सामने आएगा तो वो फिर मेरे से बनना चाहिए। अच्छा। तो सर मैं उसका कॉन्सेप्ट अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेता था, और टेस्ट सीरीज का प्रॉपर एनालिसिस वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ज़ील वाले, तो वो पूरा प्रॉपर एनालिसिस टाइम लगता था, बट सर वो इन दी एंड वो सब वर्थ इट था, फ्रूटफुल था। मतलब बिल्कुल। तो आपने जैसे आपने बताया कि एक क्वेश्चन जैसे पहली बार में नहीं बना बेसिक बुकलेट का, उसको हम सेकंड अटेम्प्ट में मुझे बनना चाहिए, तो आप उसको मार्क वगैरह करते थे, मार्क फॉर रिव्यू इस टाइप से बुकलेट में? हाँ यस सर, मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि जो पहले आइटरेशन में क्वेश्चन नहीं बने मैं उनको मार्क कर लेता था। ओके। और सेम कॉन्सेप्ट में अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर लेता था। तो जब मैं नोट्स से रिवाइज करता था तो वो क्वेश्चन का जो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें रिवाइज हो जाता था, तो वो फिर सेकंड आइटरेशन में बन जाता था। तो इससे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि अधिकतर क्वेश्चन तुमसे बन पा रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन कुछ रहा ऐसा जर्नी में, या फिर डिस्ट्रैक्शन के हाथ में ऐसा कोई लो पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं? सर जो डिस्ट्रैक्शंस थे वो मैंने गेट जर्नी स्टार्ट करने के पहले ही ऑफ कर दिए थे। मतलब जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह होती है ये मैंने सब बंद कर दिया था गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले, और जब अच्छी रैंक आ गई तो फिर से ऑन कर लिया। बट सर लो फेज आया था सर एक सितंबर के समथिंग, जब मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, और 20-25 दिन थोड़े डाउन फेज थे। बट मैंने कोशिश की थी कि मैं बिल्कुल जीरो नहीं बनने दूँ उन डेज को, और जितना हो सकता था मेरे से मैंने उनमें भी पढ़ाई करने की कोशिश करी थी। और अच्छा, यस सर, मतलब कुछ ना कुछ उस टाइम पे भी आप पढ़ते रहे? हाँ सर, वो क्लासेस आपकी ज़रूर मिस हुई होगी उस टाइम पे? जी सर, बट वहीं उस टाइम पे फिर जो ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल रहते थे वो मैंने सारे घर से कवर किए थे। अच्छा, डेली आप कितने आवर्स की स्टडी करते थे? आपका कुछ फिक्स टाइम था कि मुझे इतने घंटे करना ही है? सर वो डिपेंड करता था, अब अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। मतलब अगर कॉलेज में ज़्यादा था तो 2 घंटे तो वैसे भी यहाँ पे कोचिंग लगती थी, तो वो 2 आवर्स तो गेट में जा ही रहे हैं। और मैं कोशिश करता था मेरे सेल्फ स्टडी के मुझे कम से कम 3 to 4 आवर्स और मिल जाए, तो वो मैं कहीं ना कहीं से कर लेता था स्टिल। अच्छा। बाकी जब कॉलेज का कुछ भी सीन नहीं होता था, जब मैं फ्री रहता था पूरे टाइम, तो सर मैं फिर मतलब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी एक, तो जो लास्ट के अगर 2-3 महीने का मैं शेड्यूल बताऊं तो उसमें सर मैं सुबह 9-9:30 बजे लाइब्रेरी जाता था, और रात की 11 बजे मैं उधर से रिटर्न आता था फिर। तो ये दिन के 14 घंटे हो जाते हैं, जिसमें से लंच वगैरह भी वहीं पे आ जाता था, डिनर तो नहीं कर करके भी सर मतलब 11 to 12 आवर्स। 11 to 12 आवर्स आपने पूरे लास्ट के 2 मंथ का ये शेड्यूल रहा। और बाकी के टाइम जो था आपकी रेगुलर कॉलेज के साथ जो जितना मैक्सिमम आप दे पा रहे थे, जी सर, उतना अपन ने दिया। ठीक है, कोई बढ़िया। उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि जैसे प्लेसमेंट आपने नहीं लिया बट गेट आपने चूज़ करा, तो गेट ही क्यों, वाई गेट? तो सर जैसा मैंने मेंशन भी किया था कि मुझे ऑप्शन से चाहिए थे लाइफ में। अगर मैं गेट की प्रिपरेशन नहीं करता तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता कि मुझे प्लेसमेंट में बैठना है, और उसके अलावा फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अब अगर तुम गेट की प्रिपरेशन करते हो तो तुम अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, और उसके बाद फिर PSUs की अपॉर्चुनिटीज़ है। एक बार अच्छी रैंक लाओ, 3 साल तक वैलिड गेट स्कोर जिसमें तुम्हें अप्लाई करना है, काफ़ी सारी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है सर। अच्छा, कहाँ से आपको ऑफर आई, ये चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ।
तो सर ऑफर की बात करें तो सर सबसे पहले आईआईटी दिल्ली साइबर सिक्योरिटी का आया था, आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएसई डिपार्टमेंट का आया था, खड़गपुर में भी सीएसई डिपार्टमेंट का आया है, और हैदराबाद में सर आईआईटी आईआईटी हैदराबाद में। तो सर मोस्ट प्रोबेबली मैं खड़गपुर सीएसई चूज वो करूँगा। जाना जा रहा है कि हाँ आप जाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ जो मैंने क्वेश्चन बोला था वो उस पॉइंट को आप थोड़ा इलोबोरेट करें कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे काफ़ी सारे लोग रहे जिनकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई, या फिर ये कहें कि उनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी तो थी बट जैसे आपको पता ही नहीं लगता कि किसकी क्या रैंक आ सकती है बिफोर द एग्जामिनेशन, लेकिन एग्ज़ाम के बाद हमें देखने को मिला कि यार इसकी तो पढ़ाई अच्छी चल रही थी, ये कर सकता था, बट रैंक उतनी अच्छी नहीं आई और आपकी 273 रैंक आई, तो कहाँ आपको ये डिफरेंस लगा? सर मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, मतलब एक टाइम के बाद सिचुएशन आ जाता है, तुम कितना भी पढ़ते हो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। ओके। तो प्रिपरेशन वाइज तो सर ऑलमोस्ट हम सब सेम ही लेवल पे थे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो एक मेंटल एक्सपेक्ट भी होता है, जैसे कि हम एग्जाम पेपर सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट आइटरेशन में मेरे भी एप्टीट्यूड के सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन ही बने थे, तो उस टाइम भी खुद को मेंटली काम करना और एग्जाम में परफॉर्म करना, मतलब प्रिपरेशन एक अलग चीज़ हो जाती है और एग्जाम में परफॉर्म करना एक अलग चीज़ हो जाती है। बिल्कुल सही। तो सर मैं मेंटली उस टाइम भी काम था, और मुझे पता था कि अगर इस टाइम नहीं भी बने ये तो, क्योंकि सर जितने आप मॉक टेस्ट देते हो, जितने टेस्ट सीरीज देते हो, ये सारे सिनेरियोज कहीं ना कहीं आ जाते हैं। करेक्ट। ये सिनेरियो भी मेरे साथ आ गया था पहले कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ, स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन नहीं बने, और तो सर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से प्रिपरेशन से ज़्यादा वो मेंटल एस्पेक्ट मतलब उस दिन आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मेंटल एक्सपेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जैसे हम बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं जब, तो उनका मेंटल एस्पेक्ट तो उस टाइम पे बन चुका होता है। वो भी डिपेंड करता है कि हम मॉक टेस्ट किस मेंटेलिटी के साथ दे रहे हैं, और मैं जब भी मॉक टेस्ट देता था तो मैं जितना सीरियस हो सकता था इतनी कोशिश करता था कि यही गेट एग्जाम है और इसी में मेरे को अच्छा स्कोर करना है। ओके। और उसके बाद टेस्ट वगैरह दे के उसका एनालिसिस और ओके। अच्छा। ओके, तो आई होप कि स्टूडेंट्स को आंसर काफ़ी सारे मिल चुके होंगे। अच्छा, गेट में आपका सेट कौन सा था, फर्स्ट मॉर्निंग या आफ्टरनून शिफ्ट था? मॉर्निंग शिफ्ट था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी एंड पे था, लेकिन उसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। और नॉर्मलाइजेशन भी उसमें एक हम लोगों को सभी को देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो आपके मार्क्स कितने आए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन? सर बिफोर नॉर्मलाइजेशन मेरे थे 78.66 और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 75 पॉइंट समथिंग थे। अभी 75 के अराउंड आपके मार्क्स हो गए थे। ओके, ठीक है। सौरभ, लास्ट में कुछ की पॉइंट्स जो आपको बच्चों को बताना चाहें कि दैट की पॉइंट्स शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द जर्नी फॉर गुड रैंक? सर सबसे पहले तो कुछ बच्चे वो कर ले, खुद को डीमोटिवेट कर लेते हैं, या फिर उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं आता कि मैं एक अच्छी रैंक ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता। बिल्कुल। और सर ऐसा होता था मेरे साथ भी, स्टार्टिंग में काफ़ी था, बट वही पर्सपेक्टिव की बात होती है, ग्लास आधा खाली है आधा भरा है। तो सर जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग में एक ये भी बेनिफिट होता था कि हम बैठते थे, मैम क्वेश्चन नोट करवा रहे हैं, मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ और बच्चे उसका आंसर भी दे देते थे। तो वो वहाँ पे मेरे पास फिर से 2 ऑप्शन थे, 2 पर्सपेक्टिव थे, बट मैंने वो वाला पर्सपेक्टिव चूज करा कि मुझे अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले ही आ गए हैं और इनसे मुझे कॉम्पीट करना है। बिल्कुल। तो सर वो वाला एटीट्यूड कहीं ना कहीं काम आया कि हमेशा जब, इसीलिए मैंने बोला कि जो हम टेस्ट सीरीज भी देते हैं उसमें जो रैंकिंग सिस्टम है वो मेरे को ठीक लगता था, भले मेरी रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं भी आ पा रही है, बट एक कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा पुश मिलता था कि जो बच्चे मुझसे आगे हैं मैं उन्हें कहीं ना कहीं और चैलेंज करके पीछे करूँ, अपने खुद की लिमिट्स पुश करके और बेटर परफॉर्म करूँ। ओके, तो आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट डिस्क्राइब किया। इसके अलावा कुछ और की पॉइंट, जैसे कि इसके अलावा सर जो मेजरली रहता है कंसिस्टेंसी, मींस गेट एक ऐसी एग्जाम है, तुम अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगी, ये हमारी मैम की लाइंस हैं और मैंने भी इन्हें सीरियसली लिया और मैं उनके अब रिजल्ट देख भी पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंसिस्टेंसी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और जो एक ट्रांजिशन वाला फेज आता है, स्पेशली अक्टूबर एंड और नवंबर वाला, जब बच्चों के सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं और मॉक की साइड हम जाते हैं, तो वो वाला फेज और वो वाला ट्रांजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे ऐसी फीलिंग्स आती है कि जो हमने पहले सब्जेक्ट पढ़े हैं वो हम भूल तो नहीं गए, या तो इसीलिए जो हमारा जील में अच्छा करिकुलम था सर, जो राउंड टेस्ट होते थे तो उसमें फिर से आपका रिवीजन हो जाता था। हाँ,
तो वो वाला फेज़ नेविगेट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो बाकी कंसिस्टेंसी सबसे मेन है सर। बाकी मैं हार्डवर्क में बिलीव रखता था। मैं हमेशा से ऐसा सोचता था कि अगर कोई आईआईटी में जा रहा है तो या तो वो स्मार्ट स्टूडेंट है या तो वो हार्ड वर्कर है। तो मैं सर सेकंड कैटेगरी में बिलोंग करता था मैं। और सर अब मैं जब गेट प्रिपरेशन को देखता हूँ और मैं वो टाइम लिटरली बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि एक नया वर्जन निकल के आया था सौरभ का भी, जो इतना मेहनत कर रहा है, इतना हार्डवर्क कर रहा है। सो जब अपन मेहनत करते हैं और रिजल्ट आता तो सबसे ज़्यादा खुशी तो हमको होती ही है। उस खुशी के अंदर जो हमसे जुड़े हुए हमारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। उनको लगता है कि यार जो हमने सपोर्ट करा सौरभ कर रही है, वो बताते हैं अरे हमारे कॉलेज का है, हमारा फ्रेंड है, तो वो भी एक काफ़ी मोटिवेटिंग होता है। तो आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स ने ये इंटरव्यू सौरभ का देखा होगा उनने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी इससे। कुछ पॉइंट नोट करने लायक भी इसमें मुझे दिखे, जो स्टूडेंट्स नोट करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छी गेट रैंक विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड अचीव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सौरभ फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर कमिंग।